बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। 9th फिज़िक्स के साथ मैं हूँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें समझाई थी, एक फोर्स और दूसरा हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको शायद डायनामिक्स की डेफिनेशन भी समझाई थी। तो यकीनन आपने वो लेक्चर जो है वो तैयार किया होगा अच्छे तरीके से और उसका होमवर्क भी किया होगा। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हमने जो टर्म हमारे पास रह गई थी मोमेंटम, वो डिस्कस करेंगे, और दूसरा हम फोर्स और मोमेंटम का यूनिट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले मोमेंटम की स्टडी करते हैं। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम की दो डेफिनेशन है। अगर आप देखें तो फर्स्ट हेडिंग ही यहाँ पे आपको मोमेंटम की मिलेगी। ठीक है, मोमेंटम की सिंपल आपने डेफिनेशन करनी है, इसका फार्मूला करना है, इसका यूनिट करना है। तीन चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में बतानी है, और फोर्स का यूनिट भी मैंने आपको बताना है। ठीक है जी। तो मोमेंटम है क्या? अब देखो, मोमेंटम बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन को बोलते हैं कि एक जिस्म अगर आ रहा है वो किस रिदम के साथ आ रहा है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक कागज़ है, वो मूव करता हुआ आ रहा है, तो उसका मोमेंटम कम होगा। रीज़न क्या है? उसकी वेलोसिटी तो मे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसका मास चूँकि लेस है, इसलिए उसका मोमेंटम क्या होगा? कम होगा। सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको मोमेंटम की तरफ लेके आता हूँ। देखो, एक दरख्त का कोई पत्ता कह लें आप, मूव करता हो रहा है, बड़ी स्पीड के साथ आपकी जानब आ रहा है, आप उसको क्या करोगे? थोड़ी सी फोर्स लगाओगे, फ़ौरन रुक जाएगा, कोई असर भी नहीं होगा, आपके हाथ के ऊपर कोई रिएक्शन की फोर्स भी नहीं लगेगी इतनी ज़्यादा। समझा रही बात की? तो आपने क्या किया? वो इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ आ रहा था, आपने उसको रोक दिया। अब एक ट्रेन है जो कि बहुत स्लो स्पीड के साथ आ रही है, अगर आप उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उसको नहीं रोक सकते। हालांकि उसकी स्पीड उस पत्ते की स्पीड से कहीं ज़्यादा कम है, लेकिन आप उसको नहीं रोक सकते। तो इस चीज़ के अंदर अगर आप इस एग्जाम्पल के अंदर समझने की कोशिश करें तो पत्ते को रोकना आसान है, ट्रेन को रोकना मुश्किल है। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? इसकी बेसिक रीज़न ये है कि पत्ते का जो मोमेंटम है वो बहुत कम है, लेकिन ट्रेन का मोमेंटम ज़्यादा है। अब देखो, जो मोमेंटम है ना, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मास पे और दूसरा वेलोसिटी पे। वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मास जब कांस्टेंट हो और वेलोसिटी ज़्यादा हो फिर भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम हो मोमेंटम कम होगा। ठीक है, अगर मास ज़्यादा हो, वेलोसिटी जब कांस्टेंट रखें, मास ज़्यादा हो तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, मास कम हो तो मोमेंटम भी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोमेंटम है ना, ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। कौन कौन सी चीज़ें? एक मास और दूसरा वेलोसिटी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब हम वेलोसिटी और मास को ज़र्ब देते हैं ना तो मोमेंटम आता है। तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये वो रवायती डेफिनेशन है जो शुरू से चलती आ रही। बेसिकली ये कोई इसकी तारीफ नहीं है, ये जस्ट हम उसके फार्मूले को डिस्कस करते होते हैं। मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। या फिर आप इसकी और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, मास टाइम वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। कि मास जितने गुना वेलोसिटी अगर हो जाए तो मोमेंटम बन जाता है, या वेलोसिटी जितने गुना मास हो जाए। ठीक है, ये भी कह सकते हैं मास टाइम वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, वेलोसिटी टाइम मास इज कॉल्ड मोमेंटम। तो सिंपल ये हो गया कि मास और वेलोसिटी का हासिल ज़र्ब जो है वो मोमेंटम कहलाता है। तो आप एग्जाम के अंदर डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का हासिल ज़र्ब मोमेंटम कहलाता है। एक और सिंपल सी डेफिनेशन इसकी, क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब देखो, पत्ता जो था उसके अंदर मोशन जो थी ना, स्पीड तो उसकी ज़्यादा थी, लेकिन उसके अंदर जो ताकत थी वो बहुत कम थी। यानी कि मोशन की मिकदार उसके अंदर कम थी। ये ज़हन में रखिएगा, वेलोसिटी ज़्यादा होने के बावजूद उसके अंदर मोशन की मिकदार कम थी। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत कम था। मास कम होने की वजह से मोमेंटम कम हुआ। अब मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन की मिकदार। तो अगर मास कम है तो क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी कि मोशन की मिकदार कम है, तो कहेंगे मोमेंटम कम है। लेकिन ट्रेन जो कि बहुत हैवी है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, स्पीड चाहे बहुत स्लो है, लेकिन मास चूँकि बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, हरकत की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी।
उसको रोकना मुश्किल होगा, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप इसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। हरकत की मिकदार को मोमेंटम कहते हैं। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद मोमेंटम को हम जाहिर करते हैं पी से। किससे जाहिर करते हैं, पी से, और इसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। एम क्या है, मैस है, और वी क्या है, वेलोसिटी। दोनों को ज़रब दिया, P आ गया। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये मैस एक स्केलर मिकदार है और वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है। वेक्टर स्केलर क्या होते हैं ये भी मैंने आपको तफसील से समझाना है, ठीक है। जब एक वेक्टर और स्केलर को ज़रब देते हैं तो जवाब भी वेक्टर आता है, और मोमेंटम भी हम कह सकते हैं कि एक वेक्टर मिकदार है। तो सिंपल आप ये याद रख लें, एक तो मोमेंटम की डेफिनेशन, दूसरा इसको जाहिर किससे करते हैं, P से जाहिर करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एम वी, और P कौन सी मिकदार है, वेक्टर मिकदार है। कैसे है, आने वाले वक्त के अंदर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है जी, जब हम वेक्टर को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो P इज इक्वल टू एम वी, इसका क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अब हमने P का यूनिट निकालना है। मोमेंटम का यूनिट क्या है, जो हमारे पास फोर्स थी, फोर्स का ज़्यादातर कंसेप्ट जो है वो न्यूटन ने दिया था। समझा रही बात की, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आया था ये भी फोर्स का कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, लेकिन ये बाद में आया था। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए इसने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला निकाला था। ग्रेविटेशन का कानून किसने बयान किया था, न्यूटन ने। यानी कि फोर्स का कंसेप्ट जो है वो न्यूटन ने दिया था, इसलिए न्यूटन के नाम से ये फोर्स का जो है यूनिट रख दिया गया, और फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। इसको हम एन से जाहिर करते हैं, ठीक है। फोर्स को हम एफ से जाहिर करते हैं, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन, और न्यूटन को हम किससे जाहिर करते हैं, एन से जाहिर करते हैं। कैपिटल एन लिखना है आपने, क्लियर है जी। अच्छा, अब हम यूनिट निकालते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम बराबर किसके है, मैस ज़रब वेलोसिटी। जिसका मतलब अगर आप मैस और वेलोसिटी के यूनिट जानते हैं तो फिर आप जो है वो मोमेंटम का यूनिट बासानी निकाल सकते हैं। कैसे, मैस का यूनिट क्या है, मैस और वेलोसिटी आपस में ज़रब हो रहे हैं। ये P है हमारे पास, ठीक है, मोमेंटम। इसका मैं यहाँ पे यूनिट लिखूंगा, ये फार्मूला जाहिर है P इज इक्वल टू एम बी होता है ना। मैं तो जस्ट यहाँ पे आपको यूनिट निकालना सिखा रहा हूँ कि यूनिट कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। ये मैस है, इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। ये यूनिट आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़े थे। अच्छा, ये वेलोसिटी है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो क्या बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते होते हैं, न्यूमेरिकल के अंदर कैसा यूनिट लिखना है, जो भी न्यूमेरिकल होगा ना, जिसका आपने मोमेंटम अगर उस न्यूमेरिकल के अंदर मालूम करना है तो आपको दो चीज़ें दी होंगी, या तो मैस और वेलोसिटी जो है, मैस दिया होगा और साथ में वेलोसिटी भी जो है वो लाजमी दी होगी, तो फिर आप जो है वो उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। जैसे लेट कर ले, एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि एक मैस है जी, मिसाल के तौर पे 5 किलोग्राम, ठीक है, और वेलोसिटी दी हुई है जी 10 मीटर पर सेकंड, और हमने इसका मोमेंटम मालूम करना है। तो मोमेंटम के लिए P लिखेंगे, किसके इक्वल होता है, m ज़रब v, ठीक है। m की जगह पे उसकी कीमत लगा दें, ये मैस है और ये वेलोसिटी का यूनिट वाला m है, मीटर पर सेकंड वाला, ठीक है। अब m की जगह पे आप क्या लगा देंगे, 5 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम आ जाएगा, और वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 और 5 जब ज़रब होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50, यानी कि 50। और ये यूनिट आप कैसे लिखना है, यूनिट्स को भी आपस में ज़रब दें। जैसे x और y को ज़रब दें तो क्या आता है, xy, ठीक है। x और p को ज़रब दें, या x और m को ज़रब दें तो क्या आएगा, xm। समझा रही बात की। तो वेरिएबल्स जो होते हैं या जो हमारे पास लेटर्स हैं, उनको जब हम ज़रब देते हैं तो वही दोनों एक साथ इकट्ठे लिख दिए जाते हैं। तो किलोग्राम और मीटर पर सेकंड को ज़रब देंगे तो बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। और ये किसका आंसर आएगा, मोमेंटम का। कितना आंसर आएगा, 50, और मोमेंटम का यूनिट खुद ब खुद साथ में आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आज के लेक्चर के अंदर जस्ट आपको मोमेंटम के बारे में समझाना था। नेक्स्ट लेक्चर बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमने न्यूटन के हरकत के कवानीन डिस्कस करने हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत रखते हैं। वो लेक्चर आपने ज़रूर देखना है। ये जो मैंने आपको समझाया ये आपने होमवर्क भी करना है। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।